जब मैं आपसे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी भिलाई में और रायगढ़ में ईडी की रेड चल रही है। बादशाह आते हैं तो उसके पहले जो मुहर्रिर है वो आवाज़ देता है, जैसे खबरदार होशियार। हाँ उसी टाइप का। आप पे 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज है। कुल कर्ज का अब तक 66.3% आपके समय में लिया गया। वित्त मंत्री के हिसाब से आपको जवाब दूं या राजनीतिक जवाब दूं? आपने अपने हिस्से के 562 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए, इसलिए इतने लाख आवास नहीं बन पाए। अगले बरस का भी ऐसा ही लेके बैठे हैं। अब मैं अभी इस वक्त चूंकि आचार संहिता लगा है तो मैं आप चिट्ठी लेके बैठा भी नहीं हूँ। लोक सेवा आयोग की भर्ती, कई अधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदारों की भर्ती हुई, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? उसका जवाब मैं क्यों दूं? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसको बचाने की? मुख्यमंत्री को सीधे जानकारी नहीं थी कि तामन सिंह सोनवानी के नाक तले क्या चल रहा है। एक तरफ तो मर्डर हुआ तो मुआवजे का ऐलान हो गया, उसी रात फिर मर्डर हुआ बकरी पालक का, उसमें मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कह देते हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है। क्या है ये प्रकरण? आपके विश्वस्त सूर्यकांत तिवारी के नेतृत्व में जितने हैं सब मेरे विश्वस्त हैं जी, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं जी, उसमें सूर्यकांत तिवारी भी, आप भी हैं, सूर्यकांत तिवारी भी, सब लोग हैं। आप इस चीज को लेके कितने आशंकित या आश्वस्त रहते हैं कि आपके पिता अब किसी प्रिंट या टीवी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में क्या बोल देंगे और फिर उसकी हेडलाइन चलेगी कि भूपेश बघेल के पिता ने अब ये कहा? मैं एक पत्रकार से ज्यादा समय गुजार लेता हूँ, मैं उसके साथ आधा घंटा कभी नहीं बिताया। पर विजय बघेल के साथ वैसे सामाजिक रिश्ते नहीं। पिताजी माँ की गाली दिया, मैं बोले फिर ये रिश्ता के लायक नहीं है साथ में। केसी वेणुगोपाल के सामने क्या भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के बीच हॉट टॉक, ऊंची आवाज में बात या झगड़े जैसा कुछ हुआ था? एक दाऊ और हैं जिनका खूब जिक्र होता है, नाम दिग्विजय सिंह। तो दाऊ नहीं है वो तो राजा हैं। भूपेश बघेल सरकार ने 2021 में ऑर्डर दिया कि जो डीओ रिलीज होता है अब वो ऑनलाइन की जगह मैनुअल होगा। जिला डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अधिकारी उसको रिलीज करेगा। आपके डिप्टी डायरेक्टर अनुराग दीवान ने इस फैसले का विरोध किया। इसमें कम से कम मीडिया ट्रायल नहीं चाहता। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एसआई भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं जारी करवाया? भाई उसके प्रोसेस है, 2021 से चल रहा है प्रोसेस। 2013 से राज्य में एसआई की भर्ती नहीं हुई है। ढेबर परिवार से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? नहीं, ये क्या प्रश्न हुआ? मेरे सबसे अच्छे संबंध है, मैं पहले कहा। नकली होलोग्राम लगाया गया, बाहर के वेंडर से ज्यादा दाम पर शराब ली गई और तयशुदा मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेची गई। बहुत बढ़िया। ईडी की डिटेल चार्जशीट है। एक टर्म इस्तेमाल किया गया, क्वांटिफाइबल डेटा। ये वो 43% ओबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो आपके लिए राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वो डेटा अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। राज्य की जनता उत्सुक है, उस डेटा में ऐसा क्या था? और कुछ सवाल बचा है? अरे अभी बहुत है। अरे यार इतना देर तो नहीं। नेताओं का सियासी कद कैसे तय होता है? चुनाव परिणाम के दिनों की अंकगणित से, जब तालिका बहुमत के पार हो, या फिर उस एक पंक्ति के प्रस्ताव से जो अक्सर अलग अलग पार्टियों में पर्यवेक्षकों के सामने प्रकट तौर पर बहुत लोकतांत्रिक ढंग से पंक्ति का प्रस्ताव की आला कमान तय करे? या फिर नेता का कद तब तय होता है जब उसके नाम के इर्द गिर्द नारे बुने जाने लगे, इश्तिहारों में उसका कद निरंतर बड़ा होने लगे, प्रतिस्पर्धी बौने नजर आने लगे, या फिर तब जब अलग अलग राज्यों के चुनाव में उसकी मांग बढ़ने लगे और पार्टी के लिए वो जरूरी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम है जमघट, जहां पर सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से सवाल पूछे जाते हैं। आज के एपिसोड के हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बहुत बहुत स्वागत है आप। जी नमस्कार। नमस्कार। आप नेताओं में जो सत्ता में आना चाहते हैं और जो हैं, ऊर्जा बड़े कमाल की होती है कि हम ये रात के 11:30 बजे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल ताज़ा दम हैं। एक बुजुर्ग कहा करते हैं कि इन नेताओं को विटामिन पी चलाता है, पावर। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपके पास लक्ष्य हो और लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए आपको जितनी ऊर्जा चाहिए आप
तो वो प्रकृति ही देता है, क्योंकि अन्य सामान्य दिनों में यदि चुनाव ना हो तो इतना आदमी काम करे तो थका हुआ महसूस करता है, और चुनाव सर पे है तो कितना भी रात को 1:30 बजे 2 बजे भी सोएगा तो सुबह 6 बजे फिर उठ के तैयार हो जाता है। तो समय के हिसाब से जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ये शरीर ढल जाता है। कोई भी आपको भी यदि लगातार इंटरव्यू लेना है जी, आप खाना खाया नहीं है, लेकिन आपको, हालांकि प्रधानमंत्री आपको टाइम नहीं देगा, लेकिन दूसरे मंत्रियों के यहाँ, दूसरे राजनीति जब आपको भाग दौड़ करना होता है तो उसमें पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है कि आप दिन भर 1 कप चाय पी के भी कितने लोगों की इंटरव्यू कर लेते हैं। खुल के बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप विख्यात भी हैं और विरोधियों के बीच कुख्यात भी हैं कि बोल देते हैं, है ना? और उससे तो नुकसान भी होता है। नारा चला जब हम 2-3 महीने पहले तक रायपुर आते थे, भूपेश है तो भरोसा है, और आपकी बड़ी सी फोटो होती थी। 5 साल आपने शासन चलाया। फिर लोगों ने कहा कि नारे को ट्वीक करना पड़ा कि कांग्रेस है तो भरोसा है। पोस्टर में भी बहुत सारे चेहरे आ गए, बीच में भूपेश बघेल का चेहरा। समर्थकों ने कहा आला कमान ने हमारे नेता का कद घटाने की कोशिश की है। आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा गजब बात करते हैं। आला कमान ने मुझे जिम्मेदारी दी, और फिर जब देखिए 2-3 महीने पहले चुनाव नहीं था तो जो साथी हैं, समर्थक हैं, वो अपने हिसाब से पोस्टर बना लेते थे, तो पसंद आया तो फिर और लोग भी बनाने लगे। लेकिन जब पार्टी का जो चुनाव की जब रणनीति बनती है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। भाई अकेले सचिन तेंदुलकर सेंचुरी भी मान ले तो टीम थोड़ी जीत जाएगी, सबको रन बनाने पड़ते हैं। तो सब जब टीम वर्क होगा तो फिर जीत पक्की होती। पर इस तरह की मांग कार्यकर्ताओं की तरफ से आई थी क्या कि यदि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित कर चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा फायदा होगा? ये सवाल तो आपको हाईकमान से पूछना चाहिए। विधायकों ने पूछा नहीं, ये जो सवाल है जो वो हाईकमान का है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, हाईकमान की तरफ से ये कि सब लोग चलो मिल के लड़ो, और चुनाव के बाद तय करेंगे। वो तो होता ही है। अच्छा, हाईकमान के पास विधायक पहुंचे थे जब ये चर्चा चलने लगी थी कि टी.एस. सिंहदेव का दावा मजबूत हो रहा है, और तब उस समय के पार्टी प्रभारी पी.एल. पुनिया को ये बयान देना पड़ा था कि जो दिल्ली आ रहे हैं वो पार्टी अनुशासन का ख्याल रखें। तो हाईकमान पर दबाव बनाने के भी तो अपने तरीके होते हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं तो दिल्ली गया नहीं। विधायक लोग आए, मुझसे मिले, मैंने कहा बिना अपॉइंटमेंट के आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी भावनाएं थी, वो लोग गए और अपनी बात करके आप ही गए। पुनिया जी से मिले, क्योंकि वो हमारे प्रभारी थे, तो उसे मिले और वापस लौटे। एक चीज बार बार कही जाती है, सब अलग अलग स्रोतों के हवाले से कहते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। क्या तय हुआ था? चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव आला कमान के साथ 4 लोग कमरे में थे। ताम्रध्वज साहू के यहाँ पटाखे छूट गए, पर कुछ ही घंटों में कहानी बदल गई थी 2018 में। देखिए, जहाँ तक के मिलने की बात है तो सारे लोग, भले उस बंगले में 4 लोग थे, लेकिन मुलाकात तो अकेले अकेले हुई। और मुझे जो पुनिया साहब ने आके बताया कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेना है, मैं बस इतना जानता हूँ जी। दूसरी बात यह है, मैंने उस समय भी मीडिया के सामने बोला कि 2.5 साल वाला मामला है। मैं बोला 2.5 साल तो बहुत दूर है यार। हाईकमान का भी आपसे बात करते हुए मुझे फोन आ जाए, मैसेज आए, मैं सीधा राजभवन जाऊंगा अपना इस्तीफा लेके, मुझे 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी। 2.5 साल तो बहुत दिन है, और वो उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। हाईकमान के निर्देश में मैंने शपथ ली, और हाईकमान का निर्देश होगा तो पद छोड़ देंगे।
उसी हाईकमान ने पीएल पुनिया के बाद एक और प्रभारी महासचिव भेजे, कुमारी शैलजा जी अभी हैं। छत्तीसगढ़ के चौक चौराहों पर राजनीति की थोड़ी भी जानकारी रखने वाले ये कहते हैं कि भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुमारी शैलजा और चरणदास महंत साथ में मंत्री रहे हैं। कुमारी शैलजा के आने के बाद मुख्यमंत्री और उनके कैंप का फ्री रन खत्म हो गया है और उनको बहुत कलेक्टिव लीडरशिप और उस ढंग से चलना पड़ रहा है। सत्य है? देखिए, जहाँ तक कुमारी शैलजा की बात है, वो हमारे प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते सबको साथ में लेकर चलना, सबकी बात सुनना बहुत आवश्यक है। वन साइडेड नहीं चल सकता, कोई भी हो उस सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ तक शैलजा जी की बात है, वो अक्सर आती हैं, हम लोग साथ में भोजन करते हैं, चर्चाएं भी होती है, खुल के बातें होती हैं, लेकिन जैसा आप चौक चौराहे में जो सुने हैं वो सारी बातें नहीं होती। केसी वेणुगोपाल के सामने क्या भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा के बीच हॉट टॉक, ऊंची आवाज में बात या झगड़े जैसा कुछ हुआ था? कल तो बैठे थे हम लोग। मैं कुछ महीनों पहले की बात कर रहा हूँ। तब भी नहीं। टीएस सिंहदेव एक लंबी छुट्टी पर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। उसके पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है कुमारी शैलजा के आग्रह पर। मीटिंग में मोहन मरकाम, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मोहम्मद अकबर, शिव डहेरिया, आप, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू होते हैं। और उस मीटिंग में टीएस सिंहदेव विस्तार से अपना दुखड़ा रोते हैं और कहते हैं कि भूपेश बघेल ने मेरे पीछे पटवारी लगा रखे हैं, मेरी ये स्थिति हो गई है, कलेक्टर का तो सुनना बहुत दूर की बात है। देखिए, जहाँ तक मुझे वो याद है, वो कोर कमेटी की बैठक थी, हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, उसके साथ मीटिंग होना था। चूँकि हाईकमान की अपनी व्यस्तता होती है और उस कारण से वो जो समय है वो आगे पीछे हो रहा था। इसमें तेलंगाना के लोगों से मिलना था, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है उसके साथ बैठकें होनी थी। तो इसके कारण से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। कोई प्रदेश वाले बोल रहे थे हमको पहले हमारी मीटिंग पहले हो जाना चाहिए क्योंकि हमको और भी कार्यक्रम है। तो इस कारण से वो बार बार वो समय है वो बदलता रहा है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अंदर की बात, मान लो कोई भी बात हुई भी है तो बाहर तो कही नहीं जाती, और ऐसी बात तो हुई भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे आप बोलेंगे, मैं कभी भी बैठक की बात मीडिया के सामने नहीं बोलता मैं। पर आपके मंत्री इस मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। वो अपने अपने राजनीति करने का तरीका है। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा सब लोग करें, ऐसे कोई जरूरी क्या? फिर मजा ही क्या बात, किस बात की रहेगी? सब लोग एक जैसे हो जाएं, सब लोग एक जैसे दिखें, सब लोग एक ही आवाज़, एक ही टाइप की आवाज़ में बात करें, तो फिर तो ये दुनिया की तो कोई मजा ही नहीं है ना। कभी आपने कहा नहीं कैबिनेट में अपने सहयोगियों से कि बाहर जाकर चुनिंदा पत्रकारों को अपने हिसाब से ब्रीफिंग देना बंद करिए? नहीं, उसमें तो ये था कि कैबिनेट की शुरुआत में सब लोग अलग अलग बात करने लगे, तो किसी मतलब होता है कि कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो कोई एक एजेंडा तो होता नहीं, बहुत सारे एजेंडा होते हैं। तो हमने प्रवक्ता नियुक्त किया कि कैबिनेट के जो भी बात है 2 मंत्री रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एजेंडा रहते हैं, उसको फिर नोट करते हैं और फिर उसके बाद मीडिया के सामने रखना होता है। कई बार होता है कि मेरे इंटरेस्ट का है उसको मैं प्रमुखता से बोल दूंगा, या हो सकता है मैं उस समय कोई और सोच रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूँ और कोई एजेंडा मैं मिस कर गया तो सारी बातें आती नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कैबिनेट के सारे एजेंडा जिसको पास किया गया है उसके बारे में अधिकृत रूप से 2 मंत्री करेंगे, अलग अलग मंत्री ना करें, ताकि प्रदेश की जनता को मतलब सही जानकारी मिले। हम लोग नाराजगियों की बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान बार बार आपके पिता की तरफ जा रहा है, नंद कुमार बघेल जी। उनको लेके हमें अलग अलग बातें बताई गई। किसी ने कहा कि वो बदले नहीं हैं, जब वो खुद राजनीति में थे, जब उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गया उनके तेवर बरकरार हैं। कई ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के पेरियार हैं। पेरियार बहुत सारे लोगों के लिए प्रखर समाज सुधारक हैं, बहुत सारे लोगों के लिए उनके प्रखर विचार असुविधाजनक भी होते हैं। आप इस चीज़ को लेके कितने आशंकित या आश्वस्त रहते हैं कि आपके पिता अब किसी प्रिंट या टीवी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में क्या बोल देंगे और फिर उसकी हेडलाइन चलेगी कि भूपेश बघेल के पिता ने अब ये कहा?
देखिए, यहाँ तक के पिताजी की बात है तो अपनी बात जो वैचारिक स्वतंत्रता जो है उसमें किसी की दखल को पसंद नहीं करते, न दूसरे में दखल देते वो जी। तो अपनी उसके काम करने की शैली, अपने सोचने की तरीका है और अलग अलग समय में उनके अलग अलग विचार रहे हैं जी। क्योंकि पहले सर्वोदय थे तो सर्वोदय में वो विनोबा जी से, बाल कुंवर जी से के साथ काम करते रहे जी। दादा धर्माधिकारी इनके साथ काम किए हैं तो उनका प्रभाव रहा। फिर लंबे समय तक के फिर विपक्ष में रहते हुए जब इसमें विभाजन हुआ सर्वोदय में, विनोबा जी के साथ अलग हुए, जयप्रकाश नारायण अलग रास्ता अपना 71-72 की बात। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो जयप्रकाश नारायण के साथ हो गए, फिर वो समाजवादी हो गए तो समाजवाद की फिर राजनीति करते रहे। फिर उसके बाद बीच में काशीराम जी का जो आंदोलन चला, बामसेफ का और फिर बसपा तो फिर उसके साथ हो लिए, उस प्रभाव से भी जुड़े। अभी वो भगवान बुद्ध के बड़े समर्थक, प्रबल समर्थक। सिर्फ समर्थक हैं या उन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है? अब क्या पता हो, क्योंकि मेरी मुलाकात तो बहुत कम होती है। मैं एक पत्रकार से ज़्यादा समय गुजार लेता हूँ क्योंकि आपके साथ कम से कम आधा घंटा लगेगा, मैं उसके साथ आधा घंटा कभी नहीं बिताया। इधर के बरसों की बात है या ये पिता पुत्र का वैचारिक द्वंद्व दशकों पुराना? जब राजनीतिक, क्योंकि उनसे मेरे कभी संपत्ति की लड़ाई हुई नहीं, वैचारिक ही लड़ाई हुई और उसी कारण से मैंने घर छोड़ा था। कब की बात है? ये 89 की बात होगी, 89-90 की बात है। किस विषय पे हुआ था झगड़ा? राजनीतिक वैचारिक मतभेद हुआ। वो क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? अब वो बहुत पुरानी बात है, लंबी बात होगी, लेकिन ये है कि हम लोगों के कभी वैचारिक समानता रही नहीं, मेल खाया नहीं और उसी कारण से जब वो अपनी बात कहते हैं तो पिता है जिस कारण से मैं उठ के चला जाता हूँ। बहस करूँगा तो फिर झगड़ा हो जाता है, फिर वो महीनों घर नहीं आते। वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ। कितना मुश्किल था आपके लिए सितंबर 2021 में पुलिस को निर्देश देना कि भले ही वो मुख्यमंत्री के पिता हों लेकिन अगर उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, न्यायिक हिरासत में रखा जाए? मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। क्यों होगी? यदि वो कानून को तोड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस पद पे बैठा हूं जिसमें वो निर्णय लेना है। तो मैं उस समय यदि मेरे पिता हैं इसका सोच छोड़ दिया जाए ये तो गलत होगा। फिर आप अपने पद के साथ न्याय कहाँ करेंगे? आपके पिता ने 2001 में एक किताब लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। आपने ये किताब पढ़ी है? हाँ, उसमें देखिए वो हेडिंग भर है, वो जो ज़्यादा थोड़ा सा चुभने वाला है। बचत अंदर जितने पुस्तक में उसमें तो फिर जितने मनुस्मृति के, उपनिषदों के, रामायण के, वो चौपाइयों के या उन पंक्तियों के, वो उसी को उद्धरण है, उसका व्याख्या है। उसके अलावा कुछ देखा नहीं मैंने उसमें। आप छत्तीसगढ़ की पहली सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और उस सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था। छपवाया तो जोगी नहीं था। इसमें बहुत बड़ा किस्सा है। बताइए। कि पिताजी, मैं यहीं रायपुर बंगले में, मेरा बंगला था अलग में, भिलाई से आता जाता था, वो गांव से आते जाते थे। एक दिन पता चला कि कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या पुस्तक लिख रहे हैं? तो उन्होंने हेडिंग बताया, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। मैं बोला ये क्या बात हुई? आप कृषि में आपकी बड़ी अच्छी दखल है, आप यदि एग्रो इकोनॉमिक में आप पुस्तक लिखेंगे तो समाज का भला होगा। आप यदि रामायण पे आप पुस्तक लिख रहे हैं या उपनिषदों पुस्तक लिख रहे हैं और उसमें कोई आप कुछ ऋचाएँ ले लें, कुछ दोहा चौपाई लेके आप कुछ करेंगे। 600 साल पहले यदि तुलसीदास जी ने कोई बात कही है तो उस समय कोई भी कवि हो, लेखक हो, समाज का प्रभाव पड़ता है, देश काल प्रभाव
का प्रभाव पड़ता ही है, उससे वो अछूता नहीं रह सकता, चाहे लेखक हो कवि हो। तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? आपको जिंदगी भर आपने अच्छे कृषक के रूप में काम किया है, आपकी उसके प्रतिष्ठा है, बड़ा अनुभव आपका है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं जी। तो उसमें लिखेंगे तो समाज का, किसानों का भला होगा। इसमें लिख रहे हैं तो किसका भला होने वाला है? ऐसे बहुत सारे पुस्तक लिख चुके हैं रामायण के आधार पे। कितने रामायण है देश में, एक आप और लिख लेंगे आलोचनात्मक, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बोले तुम नहीं जानते हैं। फिर पता किया क्यों लिख रहे हैं, किसके कहने से लिख रहे हैं, तो पता चला जोगी जी के। तो जोगी जी को समय में लिया मैं, यही दोपहर का समय था, गर्मी के दिन। तो मैं उनसे पास आया, मैं बोला भाई देखो, पिताजी अलग विचारधारा के, कांग्रेस विचारधारा के नहीं है, आप उसको ज्यादा इंटरटेन मत करिए। तो जोगी ने कहा, मैंने बोला कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब एक साइड सोचना शुरू करते तो बहुत आगे तक चले जाते हैं, फिर अगल बगल छूट जाता है जी। तो बोले मुझे ऐसे आदमी पसंद है। तो भाई बाद में कुछ दिन बाद पिताजी आए, मैं बोला बाबूजी आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, जिस आदमी की संगत में हो ना, वो आपको लिखवा भी रहे हैं और आप जेल भी जाएंगे, और कम से कम मेरे बंगले में आके ये सब बंद करवाओ। मैं अपने बंगले में आना बंद करा दिया था उनका। और हुआ ये, पुस्तक छपवाने के लिए पैसा भी दिया, छपा भी, और उसके बाद गिरफ्तार भी करवाया। ये पहली मर्तबा था जब आपका और अजीत जोगी का मतभेद हुआ? नहीं, जोगी जैसे बहुत सारे मामलों में मतभेद होते रहे हैं, और मैं खुल के बोल देते, जैसे अभी बोला मैं। पहली नाराजगी क्या हुई उससे? पहली नाराजगी ये हुई कि ये अमित जोगी उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने जोगी कहा, क्योंकि कुछ जिलों में अधिकारियों के साथ उसके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिली, तो मैं जोगी जी के पास गया। मैं बोला जोगी जी, ये डबल पावर सेंटर नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है, ना पार्टी के लिए ना आपके लिए, सरकार के लिए भी। या तो उसको महामंत्री बना दो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, उसको लेके चलेंगे, वो किस हैसियत से इंटरफियर कर रहा है, या तो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। मेरी दोनों बात नहीं मानी, और पतन का कारण भी वही बना। ये बहुत निजी हो चुका है क्या? क्योंकि पाटन से अमित जोगी ने पर्चा भर दिया है आपके खिलाफ। निजी नहीं, उस पार्टी का अध्यक्ष है वो, पता नहीं पार्टी का अध्यक्ष उसकी माँ है कि वो, क्या पता, मुझे वो भी नहीं मालूम। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहा है। आपके रिश्तेदार विजय बघेल भी लड़ रहे हैं। अब वो रिश्तेदार तो हैं, बघेल हैं, ठीक है, लेकिन अपनी लड़की की शादी मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, फिर मेरा भतीजा कैसे हो गया भाई? इतना मनमुटाव है? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले रमन सिंह जी के साथ बैठा था इसी तरह के इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद हैं पर सामाजिक शिष्टाचार है, और उन्होंने बताया भी, रमन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि रमन सिंह जी से आपके घर में शादी थी तो वो आए भी थे। बिल्कुल आए थे, पर विजय बघेल के साथ वैसे सामाजिक रिश्ते नहीं है। वो तो मैं चला भी जाऊं तो वो मुख्यमंत्री होने के नाते भी सम्मान में खड़ा नहीं होते, रिश्तेदारी तो अलग बात है। ये पुरानी खुन्नस है या 2008 में? तो उसके कारण ये है कि एक दिन ऐसी वो नहीं देख रहा था, मैं पीछे खड़ा हूँ, पिताजी माँ की गाली दिया। मैं बोले फिर ये रिश्ता के लायक नहीं है साथ में। कब की बात है? बहुत पुरानी बात है, 95 के आसपास होना चाहिए। आपके करीबियों का कहना है कि आप नंद कुमार बघेल का सवाल पूछेंगे, पहले मुख्यमंत्री का सवाल पूछेंगे, पर असल में जो राजनीतिक गुरु रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, वो हैं वासुदेव चंद्राकर जी। सही सुना आपने। उनके बारे में बताइए। वासुदेव चंद्राकर जी बहुत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पुराने समाजवादी और प्रखर समाजवादी।
उनके पिताजी मालगुजार, और अपने पिताजी के खिलाफ ही अपने घर में धरना दिए थे। अच्छा। हाँ, मजदूरों के हक में। फिर उनके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया। वो किराया के मकान में रहते थे, रिश्तेदार के होटल वहां रखते थे अपने परिवार के साथ। फिर उन्होंने ठेकेदारी भी की, बड़े ठेकेदार बने। फिर राजनीति में आए, राजनीति में अनेक चुनाव लड़े, जीते भी हारे भी, लेकिन उन्होंने राजनीति छोड़ी नहीं और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कर लेते थे। और कोई भी मुख्यमंत्री उससे बना नहीं, चाहे वो डीपी मिश्रा हो, चाहे वो श्यामाचरण जी हो, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी हो, हालांकि दोनों के एक ही जिला के रहने वाले। वो उनसे भी सवाल कर लेते थे, उनसे भी लड़ाई हो जाती थी और आंदोलन भी कर लेते थे। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है 30 साल। 30 साल लगातार। हाँ, 74 से लेकर 2004 तक। लेकिन कभी वो प्रदेश की राजनीति में नहीं गए, वो जिले की राजनीति में पकड़े रहे और जबरदस्त उसके मतलब संगठन क्षमता, मतलब वो हमारे राजनीति के पाठशाला थे। वो उसके पाठशाला से बहुत लोग निकले, जिसमें रवि चौबे जी हैं, जिसमें बदरुद्दीन कुरैशी हैं, जिसमें जागेश्वर साहू है, जिसमें बदरुद्दीन कुरैशी जो भिलाई से चुनाव लड़ते थे। हाँ ना, हम लोग हैं। तो बहुत लोगों को उन्होंने विधायक बनाया, बहुत सारे पदों में भेजा। तो सही माने वो राजनीतिक पाठशाला थे। एक और बड़ी हस्ती रहे चंदूलाल चंदाकर जी। हाँ, वो पत्रकार थे, आपकी जमात के थे जी। हाँ, दिल्ली में पत्रकार थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा, जो संध्या सभा होती थी, उसको रिपोर्टिंग करते थे। उनसे भी संपर्क में रहे। तो वो दिल्ली के नेता थे। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रहता, वो दिल्ली वाले दाऊ हैं, ये दुर्ग वाले दाऊ। एक दाऊ और हैं जिनका खूब जिक्र होता है और कहा जाता है कि आप उनको काका जी बोलते हैं, पांव छूकर प्रणाम भी करते हैं। नाम दिग्विजय सिंह। हाँ, तो दाऊ नहीं है वो तो राजा हैं। दाऊ तो उसको कहते थे अर्जुन सिंह जी को, दाऊ के नाम से उधर संबोधित करते थे वो अर्जुन सिंह जी, बघेलखंड के इलाके। हाँ, और ये तो दिग्विजय सिंह जी हैं, क्योंकि ये जब 90-91 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय मैं यहाँ दुर्ग ग्रामीण युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। अक्सर आंदोलन वगैरह में आते रहते। उसी समय नियोगी जी की हत्या हुई थी, तो उस दौर में सारे नेता, शंकर गुहा नियोगी जी की हत्या हुई थी। तो उस समय में पूरे देश भर के नेता आते थे, प्रदेश भर के नेता थे, तो आंदोलन भी खूब हुए थे। तो अक्सर वो उनका दौरा इधर बनता था, तो हम लोग साथ होते थे। तो एक संपर्क बना और दिग्विजय सिंह इसके बहादुर चंद्राकर के भी बड़े अच्छे संबंध रहे। चंदूलाल जी के साथ उसके संबंध अच्छे रहे। तो इस नाते दिग्विजय सिंह फिर 93 में प्रदेश अध्यक्ष से टिकट भी दिया। 98 में फिर दूसरी बार जब सरकार बनी तो मंत्रिमंडल में भी साथ मुझे अपने साथ रखा। उसमें भी एक मजेदार किस्सा है। बमलेश्वरी देवी के रास्ते में क्या हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें बताया गया कि दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल साथ यात्रा कर रहे थे और दिग्गी राजा ने कहा कि तुम शराब पीना छोड़ दो, देवी के सामने सौगंध खाओ, ना। तो तुम्हें मंत्री बना दूंगा। ये दंत कथा क्यों चलती है मुख्यमंत्री जी? ओ नहीं है, बताइए क्या है। देखिए, दिग्विजय सिंह के साथ एक बहुत मजेदार घटना, 2-3 घटनाएं मैं बताता हूँ। हरवंश जी साथ में थे और हम लोग जा रहे थे। प्रभात खबर वाले? नहीं जी, हरवंश सिंह जी हमारे परिवहन मंत्री थे। अच्छा। सेवा दल के अध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश में। ये जो सिवनी जिला से, सिलोई जिला तो होना चाहिए, नरसिंहपुर जिला, वहीं के विधायक थे। अच्छा। वो कमलनाथ से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे, दिग्विजय सिंह से भी अच्छे संबंध। तो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा दिग्विजय सिंह जी से, हमारे 2 सवाल है। बोले पूछ। हम लोग दिग्विजय सिंह और हरवंश सिंह जी के बीच में मैं बैठा था। मैंने पूछा कि ये बताओ, 2 बजे सो के 6 बजे उठते कैसे हो? और दूसरी बात मैंने उससे पूछा कि इतने सारे लोगों का नाम कैसे याद रख लेते हैं आप? तो मेरी पीठ में एक मुक्का जमाया, धौल जमाई। हाँ, इतना जान लेगा तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा भी। हाँ, एक बात उन्होंने की थी। और जहाँ तक कि शराब पीने वाली बात है, तो ये तो 98 में मुख्यमंत्री शपथ ले लिया था।
दिग्विजय सिंह जी मंत्रिमंडल के विस्तार कर रहे थे, तो हम लोग भी शपथ ले लिए थे। विभाग नहीं मिला था, विभाग नहीं मिला था, तो मैं दोपहर में उसके बंगले चला गया, कोई नहीं था। तो बोले रे तेरे को अपने पास रख लिया हूँ। वो केरवा महल से आ रहे थे, अर्जुन सिंह से मिल के सब किसको किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है उसको करके लौटे थे। तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं अपने पास रख लिया हूँ। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूर से बोला उनको, आओ चाय पीते हैं। तो उसी चैम्बर में बैठे चाय पिए, तो फिर बातचीत चली। मैं तो तुमको अपने पास रख लिया हूँ, टेस्ट सीएम, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आपके पास क्या है? अपने पास विभाग क्या कौन सा रखे हो? हाँ। तो बोले मेरे पास तो कोई विभाग नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने पूछा आप, मैं करूँगा क्या? हाँ। आपके पास कोई विभाग नहीं है? बिना विभाग का मंत्री। हाँ, बिना मतलब मुख्यमंत्री उस समय अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था जी। तो जब कोई विभाग नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो अरे तुम्हें सोचा नहीं था ऐसा करना कि जब मैं सुबह तैयार होकर उतरूं तब वो सीढ़ी के पास मिलना, और जब जाऊं तब सीढ़ी के पास मिलना। तो होता ये था कि सुबह 8 बजे उतरते थे, रात को 2 बजे जाते थे, तो मेरी तो रात काली हो जाती थी कि उसको मतलब उसके पहले मुझे आना पड़ता था, और उसको सुला के फिर मुझे बंगले आना पड़ता था। 2 बजे जब जाए तो मुझे जाते जाते 2:30 बज जाता था जी, है ना। 2:30-3 बजे सोऊं और उसके बाद वो 7:30 बजे से पहले पहुंचना है। और दिन भर साथ रहना होता था या बस? हाँ, साथ भी, मतलब दिन भर उनके, जैसे भोपाल में रहे तो साथ भी रहते थे। जितने लोग मिल रहे हैं, कोई काम बता दिए, इसका काम कराना है, ये काम करना है ना। तो कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, वो सब काम हम लोग करते थे। तो फिर बाद में फिर मुझे फिर 2-3 विभाग और फिर दिए छोटे छोटे। तो ये दिग्विजय सिंह से जुड़े प्रसंग हम सुन रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये नाम आया। मैंने यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों से पूछा कि मुझे ये समझाइए कि जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की दशा दिशा अजीत जोगी तय कर रहे थे, तो फिर भूपेश बघेल का उभार कैसे हुआ? तो उसमें मुझे बहुत सारे आख्यान उपाख्यान सुनाए गए। 2003 में सत्ता बदलने के बाद अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया, अजीत जोगी के उस बयान का हवाला दिया गया कि मैं ये ऑपरेशन सोनिया जी के संज्ञान में कर रहा था, वगैरह वगैरह। फिर बात होते होते झीरम घाटी तक आई। झीरम घाटी के बाद कहा गया कि आला कमान को फिर फाइनली ये समझ में आया कि सिर्फ अजीत जोगी के भरोसे नहीं रहना है। भूपेश बघेल एक बार फिर से चुनाव जीत कर आ गए थे, पहले मंत्री और विपक्ष में उपनेता रहे थे, उन्हें सदारत दी गई। और दिग्विजय सिंह जो गांधी परिवार के करीबी थे, उन्होंने परिवार को, आला कमान को ये भरोसा दिलाया कि भूपेश बघेल में वो फाइटिंग स्पिरिट है कि जिसके जरिए वो मुख्यमंत्री के अच्छे दोस्त ना बने रहें बल्कि पार्टी को उस छाया से बाहर निकालें। सही बात है? नहीं, दिग्विजय सिंह की बात हाईकमान से भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि झीरम घाटी के बाद या उसके पहले से हम लोग सन 2000 से ही लगातार हम लोग सोनिया जी से मिलते रहे। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उस समय मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, तब से लगातार विधायकों को लेकर मैं सोनिया जी से कम से कम 3 बार मिला था। दिग्विजय सिंह से हम लोग लगातार मार्गदर्शन लेते रहे, और उस समय जोगी जी न विधायक थे न सांसद थे, और चूंकि उन विधायकों को मैं लीड कर रहा था, जिसमें 30 विधायक थे, फिर सरगुजा हम लोग के, बस्तर के विधायकों को, मैदान के कुछ विधायक, फिर सरगुजा के विधायकों को साधा। टी.एस. सिंहदेव उसी समय पहली बार हम लोग परिचय और मित्रता हुई, और उसके साथ फिर अभियान चलाए, और उसमें जोगी फिर उस विद्याचरण उस समय उसके प्रतिद्वंदी थे, श्यामाचरण जी भी थे, लेकिन चूंकि विधायक हम लोग के साथ थे, और फिर जोगी जी मुख्यमंत्री बन के आ गए। ये हुआ था उस समय। और उसके बाद 2003 के बाद से लगातार हम लोग, चूंकि उस समय नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा बने थे, और महेंद्र कर्मा जी ट्राइबल लीडर थे वो भी, और डिप्टी लीडर मुझे बनाया गया था, तो हम लोग साथ में 5 साल काम किए। फिर उसके बाद हम लोग दोनों चुनाव हार गए
महेंद्र कर्मा जी और मैं 2008 में, और 13 के इस बीच में नंद कुमार पटेल जी अध्यक्ष बने और चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे। रविंद्र चौबे। हाँ, रविंद्र चौबे जी। और उस बीच में भी लगातार पार्टी का हम लोग काम करते रहे। और उसके बाद फिर ये जो जीरम घाटी घटना घटी, उसके बाद चरणदास महंत को अध्यक्ष बनाया गया और फिर भी हम लोग हार गए। तो उसके बाद फिर 13 के चुनाव हम लोग हारे और सरकार में रहे, विधानसभा हम लोग जीत गए। फिर उसी समय 13 दिसंबर में ही मुझे वो अध्यक्ष पद दिया गया। लेकिन उसके पीछे की कहानी मुझे जानकारी नहीं। मुझे चूँकि मैं राहुल गांधी जी भी मिलता रहा, सोनिया जी से भी मिलता रहा, और उस समय उन्होंने सीधा मुझे फ़ोन करके बताया कि तुमको अध्यक्ष बनाया जाता है। आपने इस जवाब में अपने अच्छे दोस्त का जिक्र किया। उनसे जुड़ा एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि उन अच्छे दोस्त के दबाव के चलते आपको अपने 2 वफादार विधायकों की बलि देनी पड़ी। नाम बृहस्पति सिंह, सत्य है? नहीं, आप आगे बढ़ो ना भाई। नहीं, मैं तो सिर्फ सीट देख रहा था रामानुजगंज। बृहस्पति सिंह बयान देते फिर रहे थे जब टी.एस. सिंहदेव अपना दावा ठोक रहे थे, सामंत शाही है, मेरी जान को खतरा है, FIR करा रहे थे। देखिए, इस समय जो टिकट वितरण हुआ, विधायक बैठे थे। एक चीज पहली बात मैं इस बात का खंडन करता हूं कि 2 वफादार विधायक, ये सब उचित नहीं है। वैसे 71 विधायक हैं और उसमें मैं नहीं समझता कि किसी विधायक से मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी या विरोध जैसी कोई स्थिति या कोई वफादार और गैर वफादार हो, ऐसा नहीं है। अधिकांश लोगों से मेरे संबंध, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष था, इसलिए सबसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। टिकट वितरण में आपकी चली भी खूब थी। ऐसा भी नहीं है, जो जीतने वाले हैं उसी को हमने सामने किया। बहुत सारे मित्र हैं जो व्यक्तिगत मित्र भी हैं, लेकिन वो जीतने वाला नहीं है तो मैं टिकट भी नहीं दी, उसका अनुशंसा भी नहीं किया था। या देना भी पड़ा तो राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने भेज दिया देवांगन को। ये तो पार्टी ने तय किया, मैंने नहीं किया। देखिए, इस समय जो टिकट वितरण हो रहा है उसमें सर्वे का बड़ा महत्व रहा। उसका जो रोल है उसमें महत्वपूर्ण रोल उनका रहा है। तो बहुत सारी सीटों में हम लोग 22 टिकट काटे विधायकों के, तो सभी मेरे अपने थे। 22 के 22 मेरे अपने हैं। आप केवल 2 की बात कर रहे हैं। इन 2 का नाम बृहस्पति सिंह और चिंतामणि मैंने इसलिए लिया क्योंकि टी.एस. सिंहदेव का सार्वजनिक बयान है कि जिन्होंने मेरे परिवार का अपमान किया, मैं उनके साथ नहीं हूं। और ये तो सब जानते हैं कि ये दोनों विधायक आपके साथ थे। सभी विधायक मेरे साथ थे, तो जितने टिकट कटे वो सब मेरे साथ थे। जब ये विधायक जिनको मिला वो भी मेरे साथ थे। जब ये विधायक टी.एस. सिंहदेव पर जान के खतरे का इल्जाम लगा रहे थे, तब आपकी इन विधायकों से बात हुई थी? तब भी बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत असहज स्थिति होगी। क्या? उनकी सरकार में मंत्री और उनकी सरकार का विधायक उस मंत्री पर इतने गंभीर इल्जाम लगा रहा है। नहीं, तो उसके बाद जो विधानसभा में बात हुई और पार्टी स्तर पे बात हुई, दोनों जगह उन्होंने अपने वक्तव्य खेद व्यक्त किया। विधानसभा में उसके रिकॉर्ड है, उसके बयान है उसका, बृहस्पति सिंह का। उसके बाद पार्टी ने उसे संज्ञान मिला, उसको नोटिस दिया कि आपने इस प्रकार से बयान क्यों दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस बयान पे मुझे दुख है, खेद व्यक्त करता हूँ। और फिर उसी के फलस्वरूप सर्वे से इतर उनका टिकट कटा। नहीं, क्या सर्वे में बहुत लोगों को टिकट कटा ना, केवल बृहस्पति सिंह क्यों कट भाई? विनोद चंद्राकर भी कटा, चंद्रदेव राय का भी कटा, अनूप नाग का भी कटा, बहुत लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग कटे सब मेरे अपने हैं जी। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, गैर है सबके, लेकिन वो सर्वे बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल रहा है। एक बयान है आपके दोस्त का, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे अर्थात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। 2 सालों तक आदिवासी इलाकों में विमर्श के बाद पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया कानून के नियम बनाए, पर उन्हें विश्वास में लिए बिना उसमें संशोधन कर दिया गया। इसके अलावा
आपके इन अच्छे दोस्त ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा केंद्र के मार्गदर्शन में काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, जब जो मांगा मिला। देखिए, महाराज साहब तो महाराज साहब हैं। मतलब ऐसा कोई कदम दूसरा कोई व्यक्ति, कोई मंत्री आज तक नहीं उठाया होगा। मैंने आज तक जो सुना है कि कोई मंत्री है वो अपने पद से इस्तीफा देता है, विभाग से नहीं। लेकिन हमारे महाराज साहब तो पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हैं। ये पहली बार ऐसा सुना। तो कई काम ऐसे करते हैं महाराज हमारे। आपके लिए असुविधा पैदा होती है? कुछ नहीं, राजनीति में बहुत हम लोग देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुख्यमंत्री की सत्ता को चुनौती मिलती है? कोई चुनौती नहीं, तो नहीं मिलता, मैं वो मानता भी नहीं ऐसा। आपके मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं। कहाँ फंसा है मामला ये आवास योजना का? कोई आवास का मामला फंसा नहीं है। वो 7.5 लाख लोगों को तो पहले किस्त मिल भी गई। और बल्कि ये है, भारत सरकार 2021 का सर्वे नहीं कराया, और नहीं कराने के कारण से जो 2011 के बाद जिनको जो पात्र हितग्राही हैं उनके साथ तो पूरे देश में अन्याय हो रहा है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि 2021 का जनगणना कराइए, ड्यू है, और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराइए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए योजना बनानी है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, और उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। आप तत्काल कराएं। उन्होंने नहीं कराया। नहीं कराया तो हम 1 अप्रैल 2023 को राज्य सरकार के उस आर्थिक सर्वेक्षण कराया, और उसमें हमने पाया कि 47,000 लोग हैं जो आवासहीन है, जिसके पास कोई मकान नहीं है। उसको तत्काल हमने पैसा दिया। और जो 10 लाख लोग हैं जिसके पास 1 कमरे का मकान है या 2 कमरे का मकान, उसको हमने घोषणा पत्र में शामिल किया कि ये जो टोटल 17.5 लाख लोगों को हम आवास देंगे। आपने घोषणा पत्र में शामिल किया। मेरे सामने चिट्ठी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ये चिट्ठी लिखी है। वित्त वर्ष 2021-22 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 7.8 लाख घरों का निर्माण पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक आपने अपने हिस्से के 562 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए, इसलिए इतने लाख आवास नहीं बन पाए। अगले बरस का भी ऐसा ही डेटा है। नहीं, उसके बाद की चिट्ठी, हमारी चिट्ठी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आप चिट्ठी लेके बैठे हैं। अब मैं अभी इस वक्त चूंकि आचार संहिता लगा है तो मैं आप चिट्ठी लेके बैठा भी नहीं हूँ। जब हमने रिलीज कर दिया तो हमारा हिस्सा क्यों नहीं देना चाहिए था उनको? ये श्रेय का मामला है क्या कि 60-40 नाम प्रधानमंत्री? नहीं, सवाल इस बात का है कि हम 3,000 करोड़ आवास के रिलीज कर दिए, वो पिछले साल गया। अभी बजट में हम वो पैसा रखे हैं, उसी का आधार पे तो अभी बांट दिए हम लोग। अभी 7.5 लाख लोगों का पहले किस्त तक पैसा हम उनके खाते में डाल दिए। अभी पिछले दिनों जब राहुल जी आए थे, आचार संहिता नहीं लगा था, पहले किस्त 25-25 हज़ार रुपये चला गया। अब हम बजट में भी शामिल है हमारा, जो मार्च में जो बजट हुआ उसमें हम लोग शामिल किए। अभी सप्लीमेंट्री बजट उसमें शामिल किए। तो डिले कहाँ हो गया? क्योंकि टी.एस. सिंहदेव ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा कि 8 लाख घर। ठीक है, उस समय परिस्थिति थी कि हमको कौन सी प्राथमिकता लेना है। बहुत सारी हमारी परिस्थिति थी, कोरोना आया हुआ था, तो उस स्थिति में हमको कौन सी चीज पहले लेना। हमारे पास संसाधन, हर मंत्री मांग करता है कि हमको ये पैसा दो जी, तो उस समय प्राथमिकता तय करनी पड़ती है कि किसको पहले ले, किसको बाद में ले। तो प्राथमिकता उस समय दूसरी होगी। इस कारण से ये नहीं हुआ, और वो फिर नाराज भी हो गए महाराज हमारे, तो उन्होंने चिट्ठी भी लिख दिया, उस विभाग से इस्तीफा भी दे दिया। एक और विषय है मुख्यमंत्री जी, जिस पर आपका और केंद्र सरकार का बहुत टकराव होता है, और यही वो विषय है जो आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी माना जा रहा है इस चुनाव में। और बीजेपी वाले इस बात का अघोषित दबाव भी महसूस कर रहे हैं कि यदि वो धान के किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे तो उनको वो अपना एक पॉलिटिकल एडवांटेज खो सकते हैं। क्या झगड़ा है केंद्र और राज्य के बीच धान की खरीद को लेकर,
जिसमें आपको एक नई स्कीम लानी पड़ती है, न्याय योजना, बोनस देने के लिए, वो फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हैं, आप वेलफेयर की बात करते हैं, ये है क्या खेल? देखिए 2013 के पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी। और पूरे देश में उन्होंने 2 बार बोनस दिया, गेहूं में भी धान में भी जी। एक बार 50 रुपये दिया था, एक बार 100 रुपया दिया था। वैसे धान की कीमत सबसे पहले मतलब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय 450 था, 450 500 रुपया प्रति क्विंटल, उसको बढ़ा के सीधा 900 रुपया किया एक झटके में। वो मनमोहन सिंह जी थे और 10 साल में उन्होंने 500 से बढ़ाकर वो 1300 तक ले गए। तो सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत मिला है या गेहूं की कीमत मिला तो वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं मई में 2014, उसके बाद ये अगस्त या अक्टूबर, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, अगस्त ही होना चाहिए, सारे राज्यों की चिट्ठी जाती है कि कोई भी राज्य बोनस नहीं देगा, कोई भी राज्य। और उसके चलते रमन सिंह चूंकि 300 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी, वो बोनस नहीं दिए, 2 साल नहीं दिए। और अब बोनस को लेके हम लोग आंदोलन किए खूब, किसानों को मांग, ये 2100 रुपये दूंगा बोले थे वो भी नहीं दे रहे हैं, 300 रुपये बोनस दूंगा बोले वो भी नहीं दिए। आंदोलन हम लोग खूब चलाया। फिर 2014 में ही 14-15 में ये 10 क्विंटल कर दी, जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदता था 10 क्विंटल कर दी। सारे किसानों से मैंने अपील की, यही नवंबर का महीना था, दिसंबर का महीना, तब 1 दिसंबर से धान खरीदी हो रही थी, तब मैंने सब किसानों को अपील की कि 1 दिसंबर को कोई किसान धान ना बेचे, ये 10 क्विंटल खरीदी के निर्णय के विरोध में। और उस अपील का असर इतना हुआ कि कांग्रेस तो छोड़िए, भाजपा के भी जो किसान रहे होंगे उन्होंने धान नहीं बेचा, और फिर मजबूरी में 10 क्विंटल का निर्णय है उसको वापस लेना पड़ा और 15 क्विंटल की घोषणा उन्होंने की, रमन सिंह ने। और उसके बाद बोनस दिया नहीं। आखिर में आंदोलन इतना तेज हुआ कि 2017 में उनको फिर जाके शाह जी से गिड़गिड़ाना पड़ा और तब 2 साल के लिए बोनस की अनुमति उन्होंने दी, 17-18, 18-19 में। तो 19 में 18 में चूंकि फैसला हो चुका था, 17-18, 18-19, तो उस साल तो हमने 2500 खरीद लिया पहले साल। लेकिन दूसरे साल जैसे आया 19-20 में, उन्होंने कहा कि आप चूंकि धान पे बोनस दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज़्यादा दे रहे हैं, तो बोनस है, और केंद्र सरकार ने फैसला कि जो भी राज्य बोनस देगा उसका अनाज हम नहीं खरीदेंगे। और फिर बातचीत में ये भी कहा कि आपको जो बहुत सारी योजनाओं में जो केंद्र का हिस्सा मिलता है वो भी बंद कर देंगे, ये भी बात आई। तो हमने कहा ये बात मौखिक तौर पर कही गई है लिखित में कि केंद्र की दूसरी योजनाओं का भी? ये तो मौखिक ही है, बैठक में बात हुई। किसने कहा आपसे? पीयूष गोयल खाद्य मंत्री बन गए थे, पासवान जी तब तक के, तब वो उसका शरीर शांत हो गया था, खाद्य मंत्री ये थे। उसके साथ तो हट-टक हुई। मेरे साथ रविंद्र चौबे जी भी थे, कृषि मंत्री उस समय होते, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, 3 मंत्री थे और सेक्रेटरी थे, और उसके साथ सब बातचीत हुई, सामने बात हुई। तो मैंने कहा आप चावल खरीदें ना खरीदें मैं तो दूंगा। और फिर उन्होंने जो चावल लेने का कोटा वो घटाया, हमारा धान बचा, उसका नीलाम हम किए बाजार में, लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। फिर दूसरे साल मैंने कहा भाई फिर वो रंगा लगाए कि आप बोनस देते हैं। तो मैंने बोला भाई जितना उत्पादन है, जैसे हमारे धान होता है उसको हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना कर दे रहे हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा यदि कीमत देश में है तो छत्तीसगढ़ में है, मक्का भी हम खरीदते हैं समर्थन मूल्य में, फिर आपको तकलीफ क्या है? और जो कृषि उत्पाद उसको खरीदते हैं, मैं कहा मेरे मिलेट्स भी होता है, मिलेट्स भी खरीद लूँगा। लेकिन मैं कहा कि रागी का आप समर्थन मूल्य घोषित किया भारत सरकार ने, लेकिन कोदो कुड़ की समर्थन मूल्य घोषित आपने नहीं किया है, वो माने नहीं।
और आखिर में राज्य सरकार ने उसे समर्थन मूल्य घोषित किया 3100 रुपये क्विंटल, और हम खरीदते भी हैं। तो फिर उसके बाद हमको चावल का कोटा मिलने लगा। धान तो हम ही खरीदते हैं, राज्य सरकार मार्केट को गारंटी भी देते हैं, उसका बैंक गारंटी देते हैं। पिछले साल 22,000 करोड़ का धान हमने खरीदा, बैंक से लोन लिया, उसका ब्याज भी पटाया, राज्य सरकार पटाती। अभी ये कैसे बोल प्रधानमंत्री जी आके यहाँ झूठ बोल के चले जाते हैं कि 80% धान हम खरीदते हैं, अमित शाह जी का 7% धान हम खरीदते हैं। उनके दावे का आधार वो ये कहते हैं कि ग्रेड ए के लिए 2203 और ग्रेड बी के लिए 2183 ये धान का केंद्र सरकार के द्वारा जारी समर्थन मूल्य है, हाल की बढ़ोतरी को जोड़ के। तो वो ये कहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता की इतना पैसा तो केंद्र दे रहा है, बाकी भूपेश बघेल दे देते हैं 600-800 ऊपर। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं जी। प्रधानमंत्री गृह मंत्री वो कैसे झूठ बोलेंगे। आप किस प्रदेश से आते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में धान क्यों खरीदी होती है जी? कितनी खरीदी होती है? वो आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है ना। मैं बताता हूँ, बनारस में किसान 1200 रुपये क्विंटल में बेचते हैं, जहां से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। अभी फोन लगा पूछ लीजिए, अब तो रात हो गई, सुबह पूछ लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप कह रहे हैं कि बनारस में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं, समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे यदि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में सच में धान खरीदना चाहते हैं, एक लाइन की बात है, एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा उसको। जैसे पंजाब में एफसीआई के द्वारा वहां धान और गेहूं खरीदा जाता है, छत्तीसगढ़ में उसी तर्ज में धान खरीदी की जाएगी, यहाँ का अनाज की खरीदी की जाएगी, बात खत्म। तब हम कहेंगे हाँ भारत सरकार पंजाब में खरीदते हैं एफसीआई के माध्यम से, लेकिन दूसरी जगह राज्य सरकार खरीदती है, और जो घाटा लगता है ना राज्य सरकार बियर करती है। और ये जो समर्थन मूल्य है ये मदद तो मिलता होगा ना, इतनी राशि नहीं मिलता भाई, कैसे मिलेगा? अच्छा वो बता दे किस हेड से राज्य सरकार को पैसा देते हैं, मुझे बता देना, धान का पैसा कब दिए मुझे। हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने के बाद वो एफसीआई उनकी डिमांड रहती है उतना खरीदते हैं, नहीं है तो फिर वो मना कर देते हैं, मना कर दे तो राज्य सरकार को नीलाम करना पड़ता है। तो धान किसका हुआ? राज्य सरकार का। चावल किसका है? राज्य सरकार को। खरीदे उसकी मर्जी, ना खरीदे। अभी जैसे तो आप कह रहे हैं कि एफसीआई का गारंटी नहीं कि हमने जितना उठाया मंडी से किसानों से उतना वो पूरा का पूरा नहीं लेते। हाँ तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आपको दे देंगे। अभी 86 लाख मीट्रिक टन का पहले उन्होंने अनुमति दी थी, छत्तीसगढ़ से हम 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे जी। अब बिना कोई कारण के 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया। कोई कारण है? अब उसके बाद भारत सरकार ना खरीदे ऐसा बोल दे तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं। मैं इनको कह करके थक गया, 5 साल बीत गया जी कि आप धान से एथेनॉल बनाने की मुझे अनुमति भर दो। और जैसे मक्के के से एथेनॉल बनता है, पैरा से एथेनॉल बनता है, और दूसरी चीजों से एथेनॉल बनता है, मक्का गन्ना से एथेनॉल बनता है, तो वो अनुमति भर। धान का भी नितिन गडकरी से नहीं मिले आपको? मिला ना, मैं तो कई बार मिला। क्या कहा उन्होंने? मेरी बहुत डिस्कशन हुई। वो आदमी समझदार है, समझा। वो पैरिस बनाता हो इथेनॉल, ये वो करके। मैं बोला पैरिस इथेनॉल बने कितना पेट्रोल बना लेंगे? आज आवश्यकता धान से इथेनॉल बनाए, बोल चावल से बनाओ। तो मैंने उसको समझाया कि धान आप उठा खरीदे, संग्रहण किए, फिर उसको मिलिंग किए, मिलिंग करने के बाद आप जमा करेंगे गोडाउन में, उसे रेक में भरेंगे, रेक से भर के एफसीआई गोडाउन में ले जाएंगे, और उसके बाद चावल देंगे उसके इथेनॉल बनाने के लिए। तो इतना प्रोसेस जो बताया उसमें तो कास्ट बढ़ते गया। और यदि सीधा धान से ही जहाँ पहले संग्रहण जहाँ खरीदे और वही प्लांट लगा दिए तो आपको इतना प्रोसेस जो है उसमें पैसा नहीं कम लगेगा। तो समझे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे आप। तो फिर क्या कहा नितिन गडकरी ने? वो पीएमओ में फाइल पड़ा हुआ है, वो सारे लोग समझा दिया हमें। पासवान जी पहले सहमत थे, पेट्रोलियम मंत्री उस समय थे प्रधान जी,
धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, जो समस्या छत्तीसगढ़ की वो समस्या उड़ीसा की है, वो तुरंत समझ गए, मेरी बात से सहमत भी हुए, और मेरे ही पत्र से ये पूरी फाइल चली, और पीएमओ में केवल इसलिए अटका है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रस्ताव आया है, नहीं तो धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल चुकी होती। आपके इस जवाब से पार्टी के भीतर गडकरी जी और प्रधान जी की मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएंगी? नहीं, मैं आपने प्रधानमंत्री जी के मंच के सामने गडकरी जी की मैंने तारीफ की है, और प्रधानमंत्री देख रहे थे मुझे। ये बढ़िया है। टी.एस. सिंहदेव प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हैं, आप गडकरी जी की तारीफ कर देते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के सामने। हाँ। मुख्यमंत्री जी, कृषि अर्थशास्त्रियों का इस धान की खरीद और सब्सिडी को लेकर दो मत हैं। एक वर्ग ये कहता है कि सरकारें तो हमेशा कर्जे में रहती ही हैं, लेकिन किसानों के जरिए लोकल इकोनॉमी में पैसा आता रहे और एक तेजी दिखती रहे, ये जरूरी है। दूसरा वर्ग कहता है फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है, ये देखे जाने की जरूरत है कि सरकार अपनी आय का कितना हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। मेरे सामने एक आंकड़ा है छत्तीसगढ़ सरकार का, आप पे 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज है। राज्य गठन के बाद से अब तक 1.05 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जिसमें 54,491 करोड़ रुपए आपके शासनकाल में। हम फीसद में बदलते हैं तो कुल कर्ज का अब तक 66.3% आपके समय में लिया गया। आप 460 करोड़ से ज्यादा का ब्याज देते हैं। आप इस फिस्कल प्रूडेंस को, वित्तीय अनुशासन को कैसे देखते हैं जब राज्य पर कर्जा बढ़ रहा है? मैं इसको वित्त मंत्री के हिसाब से आपको जवाब दूं या राजनीतिक जवाब दूं? दोनों दे दीजिए। तो राजनीतिक जवाब पहले दे देता हूं जी। भारत सरकार ने जब से देश आजाद हुआ तब से लेके 55 लाख करोड़ का कर्जा था। अकेले मोदी जी के आने के बाद वो 3 गुना बढ़ गया। मेरा तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, देश में आरबीआई और वित्त विभाग के जो गाइडलाइन है उसको पालन करना पड़ता है किसी भी राज्य सरकार को। तो आरबीआई के जो गाइडलाइन है जी, उसमें ये है कि आपके जो ब्याज है टोटल डीजीपी के 25% से नीचे होना चाहिए, जीडीपी के। हमारे 16% है। दूसरा, जो ब्याज भरते हैं, जो लोन लिए हैं और ब्याज जो देना होता है वो 10% के नीचे होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का 6% है। तो देश के जो विकसित राज्य हैं उसके तुलना भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है। FRBM एक्ट का हम पालन कर रहे हैं, भारत सरकार तो खुद पालन नहीं कर रही। 3% होना चाहिए। अभी जब ये हुआ कोरोना काल आया तो उसको फिर 0.5% बढ़ाया भी थे। हम मुख्यमंत्री लोग मांग किए थे कि लोन लेने के थोड़ा सा बढ़ाएं इसमें, तो हम लोग 5% तक मांग किए थे, फिर 0.5% हम लोग छोड़ दिया। फिर कंडीशनल, फिर मतलब 0.25% और बढ़ाने की अनुमति दी। उसमें बिजली का मामला है, सफाई का मामला है, ऐसे कुछ कंडीशन दिए थे। हमारे जो उस एक्ट के तहत हमारा बिल्कुल 3% के नीचे है जी। भारत सरकार का 7% है। तो जो खुद ही नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरे पर आरोप कैसे लगा रहे हैं? जो लोन है वो 47% है भारत सरकार के खुद जीडीपी के। हमारा 16% है और हमको गरिया रहे हैं कि ये वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। तो आपका कौन सा अच्छा है? और हमारे तो जो नियम है उसके नीचे ही है। नियमों का जिक्र हो रहा है, एक नियम है मेरे सामने, जरा इसको बता दीजिए। प्रदेश भर के नौजवानों ने कहा कि ये पूछ लीजिएगा सीएम साहब से। 76% आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। देश भर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जातिवार जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं और इस चीज को लेकर भी प्रश्न उठाते हैं कि ओबीसी समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है।
फिर वो चाहे केंद्रीय विभागों में सचिव का मामला हो या मुख्यमंत्री का मामला हो। और कहते भी हैं कि हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री देखिए ओबीसी समाज से आते हैं। आपकी सरकार ने आरक्षण को लेकर एक तब्दीली की, आप एक विधेयक लेकर आए विधानसभा में, जिसमें आपने ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया, अन्य वर्गों में भी आरक्षण बढ़ाया। फिर ये मामला अटक गया। एक टर्म इस्तेमाल किया गया, क्वांटिफाइबल डेटा। गवर्नर अनसुईया उइके थी, उनके यहाँ से क्वेरी आई। आपने जस्टिस छविलाल पटेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने डेटा सबमिट किया, लेकिन वो डेटा अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। राज्य की जनता उत्सुक है, उस डेटा में ऐसा क्या था? आप थोड़ा सा एक कदम और पीछे ले जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी साथियों ने खूब हल्ला किया कि केंद्र सरकार जब ईडब्ल्यूएस को 10% दे रहा है तो यहाँ लागू करो। मैंने कहा बिल्कुल लागू करूंगा। और तो मैंने कहा कि क्योंकि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बहुलता है जी, और मंडल आयोग की सिफारिश यही है कि 27% होना चाहिए। तो भारत के संविधान है, उसमें तो एसटी एससी के जनसंख्या के आधार पे होना है और मंडल कमीशन के हिसाब से 27% होना है। और अभी भारत सरकार ने वर्तमान में जो अभी विश्व गुरु हैं उन्होंने 10% दे दिया, तो हमने सभी जोड़ के 82% दे दिया। कोर्ट में गए आप 27% किस आधार पे दिए, आपका आधार क्या है? तब ये बात आई कि क्वांटिफाइबल डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमने हेड काउंट कराया और हेड काउंट कराने के बाद ये पाया कि करीब 43.5% हमारे ओबीसी के आ रहे हैं और 3.5% है ईडब्ल्यूएस के। हमने ईडब्ल्यूएस को 4% दिया और पिछड़े वर्ग को 27% दिया। विधानसभा पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब पारित होने के बाद सवाल किस बात का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 27% नहीं पिछड़े वर्ग के लोग? और जब विधानसभा पारित हो गया तो अनसुईया उइके जी बोले कि मैं तो आधे घंटे में कर दूंगी दस्तखत, बिल ले आओ। रात को 9 बजे भेजे सीनियर मंत्री को। मोहम्मद अकबर है, रविंद्र चौबे है, सी डेहरिया है, अमरजीत भगत है और कवासी लखमा, 5 मंत्री गए थे। 13 में से 5 मंत्री। उसी समय फोन आता है, फाइल रख दी जाती है। किसका फोन आता है? अब उसको तो अनसुईया उइके जी बताएंगे, क्योंकि वो आया फोन तो ये तो पता है किसका आया था, तो उधर कौन बैठे किसको पता चलेगा। उसके बाद बात छिड़ी, लागू करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड बयान की थी कि मैं आधे घंटे के अंदर में दस्तखत कर दूंगी। उन्होंने किया नहीं, और नहीं किया ताकि इसको ट्रांसफर हो गया मणिपुर के, जहाँ आग लगी हुई है। और उसके बाद हरिचंदन जी जो अभी हमारे राज्यपाल जी, वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। ये 2 दिसंबर आए। सरकार ने उनको क्वांटिफाइबल डेटा दिया, जस्टिस पटेल ने, उसकी जरूरत ही नहीं है। गवर्नर ने मांगा है डेटा, वो मांग भी नहीं सकते कि कैबिनेट के डिसीजन के अंदर में वो उस प्रकार से क्वेरी नहीं कर सकते। राज्यपाल ये पूछ सकते हैं ना कि जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया वो रिपोर्ट जो चीज है विधानसभा कैबिनेट में पास हुआ, उसके बाद विधानसभा में उस बिल को रखा गया और बिल पास होने के बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा गया और उसमें उनको अधिकार केवल ये है राज्यपाल को या तो हस्ताक्षर करे या वापस करे। आप असहमत हैं तो वापस कर दीजिए, आपको क्वेरी करने का अधिकार नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था, दस्तखत की कोई समय सीमा भी तय नहीं है, तय नहीं, इसका से रखें। इसका मतलब ये है कि आरक्षण के विरोध कर रहे हैं। एक वजह और गिनाई जा रही है मुख्यमंत्री जी कि वो 43% ओबीसी का जो ब्रेकडाउन है, जो ब्रेकअप है, वो आपके लिए राजनीतिक तौर पर असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अगर उसको ब्रेक किया जाएगा तो सूची में सबसे ज्यादा 11% साहू समाज के लोग हैं, फिर यादव समाज के लोग, साहू समाज के लोग दावा करते हैं, मल्लाह समाज के लोग, ना आप और गलत बोल रहे हैं। 5वें नंबर पर कुर्मी समाज आता है। नहीं, हम 8वें 10वें नंबर पर रहे हैं, उसको कोई तकलीफ थोड़ी है। हम जाति के आधार पर मुख्यमंत्री थोड़ी बने हैं जी। आप जो कह रहे हैं 11% वो गलत है,
साहू समाज दावा करता है हमारा 20% है। मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ आपको। साहू समाज दावा करता है और जस्टिस पटेल कमेटी का दावा नहीं, उसमें उस प्रकार का नहीं है, उसमें जातिगत जनगणना किए नहीं हम लोग। ओबीसी का हेड काउंट किया और जो ईडब्ल्यूएस उसका हेड काउंट करा है। उसमें ये थोड़ी कि इस जाति की कितना है, इस जाति की कितना है। वो तो भारत सरकार दवाई बैठी 2011 का जी, उसको सार्वजनिक करना चाहिए ना, तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। वही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। और इसीलिए जाति जनगणना की बात हो रही। जाति जनगणना की बात करेंगे और आंकड़े दबा के बैठेंगे। गजब, दोनों विरोधाभास बात करते हैं आप द्विवेदी जी। नहीं, मेरा काम तो प्रश्न पूछना है। हाँ, तो तो मैंने यही पूछ तो मैं लिया। बोला, विरोधाभास है ना। हम तो हेड काउंट की मांग, मतलब हेड काउंट नहीं, मतलब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। होना चाहिए। हाँ, और जो 2011 में हुआ उसे सार्वजनिक किया जाए। ये जब मांग कर रहे हैं तो हम दबा क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि हमने जाति जनगणना की नहीं, हमको अधिकार है। हमने तो क्योंकि कोर्ट का आदेश था, हम किस आधार पे दिए थे? हमने हेड काउंट करा लिया था। 43.5% है तो 43.5%, 27% आरक्षण दे। और कोई सवाल बचा है? अरे अभी बहुत है सर। अरे यार, इतना देर तो नहीं है नहीं। अच्छा ठीक है, मैं 2-3 सवाल और पूछ लेता क्योंकि हूँ। और साथी लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, बस मैं ज़रूरी 2-3 सवाल, आपका समय कीमती है। चूँकि ये साहू समाज की बात हो रही है, एक मर्डर हुआ भुवनेश्वर साहू का, इसको लेके बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी और सबने खूब इल्ज़ाम लगाए। कहा गया कि जिन मंत्री रविंद्र चौबे के इलाके में मर्डर हुआ वो आज तक उस जगह पे नहीं गए, मुख्यमंत्री नहीं गए। और ये भी कहा दूसरे पक्ष ने कि जब कोर्ट में ये मामला उठा कि एक तरफ तो मर्डर हुआ तो मुआवजे का ऐलान हो गया, उसी रात फिर मर्डर हुआ बकरी पालक का, उसमें मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कह देते हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है। क्या है ये प्रकरण? देखिए, 2 बच्चों के झगड़ा था, उसमें बड़े कूद पड़े और उसमें हत्या हो गई। हत्या हुई नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे दिन बंद का कॉल कर दिए, छत्तीसगढ़ बंद करा दिए। ठीक है भाई, बंद करा दिए, लेकिन उसके बाद जांच हुई तो उसके बाद ये रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो चाहते थे कि इसको आग लगाई जाए पूरे छत्तीसगढ़ में। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको जांच करके उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो जितने लोग हैं जो साक्ष्य में आए, सबकी गिरफ्तारी होगी, तत्काल गिरफ्तारी होगी। लेकिन आज तक वो राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। जबकि होता ये है, यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तब सरकार दोषी था। जैसे आप टेनी मिश्रा के लड़का थार में किसानों के ऊपर चढ़ा देते हैं और टेनी मिश्रा गिरफ्तारी नहीं करते हैं, वो लोग आज यहाँ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ सारी गिरफ्तारी होगी। मोहम्मद इदुल को मुआवजा नहीं मिला जिस तरह से भुवनेश्वर साहू के परिवार को मिला। देखिए, उसमें तो हमने साहू समाज को भेजा था, साहू समाज के अध्यक्ष और उसके युवा अध्यक्ष दोनों को भेजा, बात कराया, उनसे बात हुई। और बात होने के बाद ये हुआ कि यहीं आके अध्यक्ष की कहा कि उनको नौकरी दे दी जाए और पैसा दे दिया जाए। जब समाज का अध्यक्ष, साहू समाज का अध्यक्ष आके बोले तो मैंने उसको घोषणा कर दी, कैबिनेट भी पास कर दिया। दूसरा पीड़ित पक्ष आया नहीं। उसको जो उसके खिलाफ जो कार्रवाई उसमें वो संतुष्ट हैं। आते मैंने बिल्कुल देता, क्यों नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब समय की कमी है तो मैं अगले प्रश्न पर आ जाता हूँ। CGPSC भर्ती, लोक सेवा आयोग की भर्ती, सितंबर में रिजल्ट आता है और उसके बाद से इल्ज़ाम लग रहे हैं CGPSC चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी और राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के नज़दीकी रिश्तेदारों की भर्ती हुई। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? उसमें ये भी आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे और अधिकारी हैं जिसके बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जानकारी है आपको? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो संस्था को चला रहे हैं उनके नज़दीकी रिश्तेदारों की कैसे हो गई? जो राजभवन में जो अधिकारी बैठे हैं वो संस्था कैसे चलाएंगे जी, है ना। तामन सोनवानी तो समझ आता है, जो अमृत खलको है जो राजभवन पदस्थ है उसके बच्चे सिलेक्शन हुआ तो वो कैसे PSC चलाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये 2 अधिकारी के बच्चे ही
परीक्षा में बैठे थे, और भी अधिकारियों के बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दूसरी बात इसमें उसका जवाब मैं क्यों दूं? कोई मंत्री विधायक का, मंत्री के बच्चे जो सेलेक्ट हुआ। और तीसरी बात यह है, क्या अधिकारियों के बच्चे को परीक्षा दिलाने का अधिकार नहीं है? चौथी बात, इसमें गड़बड़ क्या हुआ है मुझे बता दे। उसमें अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, 2008 में जो मेरिट ऑर्डर था वही गलत था, कोर्ट, हाई कोर्ट ने मान लिया। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, आपने मेरिट लिस्ट ही बदल दिया। वर्षा डोंगरे के अपील में हाई कोर्ट में फैसला आया। हम लोग खुद ही गए थे शिकायत करने, राजभवन भी गए थे, उन बच्चों के साथ मैं भी गया था, शिकायत किए। उसके बाद वर्षा डोंगरे वो कोर्ट गई, कोर्ट में उसने सही पाया, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किए? रमन सिंह क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट चले गए। और आज वो लोग आरोप लगाते। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूँ, तो गलत क्या है मुझे बता तो, एक शिकायत दे दो, मैं तुरंत कार्रवाई। आपने 4 बातें कही। आपने कहा मैं क्यों जवाब दूं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, यदि अधिकारी के बच्चे यदि होता है, देख एक चीज बात है, वो माननीय हाई कोर्ट ने फिर क्यों कहा, क्यों टिप्पणियां की? क्या माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि चेयरमैन और सेक्रेटरी के बच्चों का चयन अप्रत्याशित है। पीठ ने पूछा कि पीएससी चेयरमैन तामन सिंह सोनवानी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय फैसला करा दे, ऑर्डर कर दे कि तो आपने नियुक्ति क्यों रोक दी फिर उनकी? वो तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ ना। तो हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गड़बड़ माना ना। सुनो तो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएससी में कोई भी अधिकारी के बच्चे परीक्षा नहीं दिलाएंगे, ऐसा ऑर्डर करते हैं, वो परीक्षा देने वाले रोक देंगे। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ऑर्डर तो ये है ना मुख्यमंत्री क्या उसमें गलत क्या है? हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश किया क्या? रोका भर है ना, आदेश तो नहीं दिया। आपको कोई गड़बड़ी नहीं लगी भर्ती में? आंसर की गड़बड़ी आपके संज्ञान में आई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गड़बड़ क्या है? बाकायदा एक लंबा प्रतिवेदन है जो छात्रों ने आपके दफ्तर को दिया है, उसकी प्रति है हमारे पास ना। उसकी जांच की प्रक्रिया हमने दे दी। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। यदि होगा तो कार्रवाई होगी। इसमें किसी बचाने, अच्छा मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसको बचाने की? हाँ, नाउ यू सेड इट। तो कई लोगों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को सीधे जानकारी नहीं थी कि तामन सिंह सोनवानी के नाक तले क्या चल रहा है। उनके गले में एक नई राजनीतिक मुसीबत आ पड़ी। ये क्या होता है? तामन सोनवानी चेयरमैन है ना, वो अलग संस्था है। यदि गड़बड़ होता है तो उसकी जिम्मेदार वो है। प्रदेश में कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसके लिए जिम्मेदार सवाल पूछा जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन मैं वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और मैं कह रहा हूं इसमें कार्रवाई करेंगे। अब चूंकि मामला न्यायालय में फंसा हुआ है, न्यायालय आदेश दे तो मैं तुरंत कार्रवाई करूं। कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। लेकिन अभी आचार संहिता लगा है ना, फिर भी जो एमसीसी के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एसआई भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं जारी करवाया? वो भी कोर्ट में रखा है, कोर्ट का आदेश है, वो जैसे ऑर्डर आएगा करेंगे। अभी तो शायद आचार संहिता लगा है। मैंने कहा कि एमसीसी मतलब वहाँ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उससे अनुमति लें और उसके बाद कार्रवाई कर लें, क्योंकि ऑर्डर तो अभी आया ना। अगस्त में हो गए थे अभी इंटरव्यू, अभी हुआ। देखो भाई, उसके प्रोसेस है उसके लिए। 2021 से चल रहा है प्रोसेस, 2013 से राज्य में एसआई की भर्ती नहीं हुई है। हाँ, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। उसके लिए तो भाई जो पुलिस विभाग है या डीजी है वो बेहतर आंसर दे सकते हैं। उसके एक एक बारी की क्यों क्या हुआ उसकी जानकारी वो दे सकते हैं। हमारे पास आएगा तो हम तो ये कहेंगे इसकी भर्ती करो। नौजवान आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने 2018 में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, तो दिए ना, अभी तो 4.5 साल के बाद दिया। हाँ, तो जब हमारे पास भाई नियम बनेगा और राशि उपलब्ध होगी तब तो हम लोग करेंगे। बच्चे पूछ रहे हैं, इतने नियम कानून लगा दिए, आवास ना हो, 2 लाख से कम आय हो, कि 1,43,000 ही लाभार्थी हो पाए, वो भी आखिरी के 6 महीने में। ऐसा नहीं बात है। जो लाभार्थी भाई नियम तो कोई बनाना पड़ेगा जी। नियम ये बनाना पड़ेगा। आप बच्चे पूछते हैं पापा को तो धान का पैसा सरकार में आते ही दे दिया, फिर हमको 4.5 साल इंतजार क्यों करवाया मुख्यमंत्री ने? ऐसा नहीं है। देखो, हर काम एक दिन में कोई कर लेगा क्या जी?
कोई भी सरकार कर सकती है क्या? और कोई यदि आप ये कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है तो 5 साल के लिए है ना, कि सबको पहले दिन कर देना है, ऐसा तो नहीं है ना। 5 साल में करने, जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए धीरे धीरे हमने करना शुरू कर दिया। और रजिस्ट्रेशन 2 साल का तो लगेगा भाई। और फिर पिछले सरकार की तरह नहीं कि आवेदन कार्यालय में जाना है, आप ऑनलाइन जमा करो, उसका वेरिफिकेशन होगा, आप पात्र हैं, तत्काल आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। ये तो है, ऑनलाइन से चीज़ें पारदर्शी भी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन माइनिंग के मामले में आपकी सरकार ने डीओ को ऑनलाइन से हटा के मैनुअल कर दिया। इल्जाम लग रहा है कि इसके चलते रुपयों की बंदर बांट दोनों चीजें हैं। आप कहाँ का कहाँ घुमा रहे हैं? ऑनलाइन है लेकिन मैनुअल भी जांच कर रहे हैं और उसके कारण से राजस्व बढ़ा है, वो भी हुआ है, ऐसा नहीं है। ईडी का इल्जाम है कि आपके विश्वस्त सूर्यकांत तिवारी के नेतृत्व में, जितने हैं सब मेरे विश्वस्त हैं जी, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं जी, उसमें सूर्यकांत तिवारी भी, आप भी हैं, सूर्यकांत तिवारी भी, सब लोग हैं जी, मतलब सबको जोड़ सकते हैं आप जी। जो सूर्यकांत तिवारी बृजमोहन अग्रवाल के साथ उसके फोटो हैं, उनके साथ बढ़िया संबंध है, जिसके फोटो रमन सिंह के साथ है, जिसके फोटो अभिषेक सिंह के हैं, उस दौर में मेरे साथ उसका फोटो नहीं है। वो तो उनके भी बड़ी तो ऐसा क्या है सूर्यकांत तिवारी में कि रमन सिंह के भी खास, भूपेश बघेल के भी खास, और उसके आगे बताता हूँ अडानी भी खास, क्योंकि उसी माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग करता था, तो व्यापारी आदमी है, तो अडानी भी खास। तो आप मेरे खास है ऐसे बार कैसे बोल सकते हैं? वो सबके खास रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, व्यापारी आदमी सबके साथ बढ़िया फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, बड़े उनके साथ संबंध बना रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने 2021 में ऑर्डर दिया कि जो डीओ रिलीज होता है अब वो ऑनलाइन की जगह मैनुअल होगा। जिला डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अधिकारी उसको रिलीज करेगा। आपके डिप्टी डायरेक्टर अनुराग दीवान ने इस फैसले का विरोध किया, सरकार को सूचित किया कि आपने कंप्यूटरीकृत किया, इसके लिए आपको अवार्ड मिला। देखिए ये चीज़ मेरे संज्ञान में आया नहीं है, और ये हर निर्णय जो है वो पावर डेलीगेट होते हैं और हर विभाग अधिकारी के अपने अपने उसका निर्णय करने का अधिकार होता है। चूंकि मामला सब जुडिस है और इसमें कम से कम मैं मीडिया ट्रायल नहीं चाहता। नहीं, मैं वही आप कर रहे हैं, नहीं यही है जी कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। मेरा पक्ष क्या है? मैं ये कह रहा हूँ 2 IAS अधिकारी समीर बिश्नोई और रानू साहू जेल में हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सवाल इस बात का है कि ये खदान किसका है? ACCL का। छत्तीसगढ़ में जितने कोयला खदान हैं उसमें से अधिकांश कोयला खदान भारत सरकार के ACCL के हैं। 1-2 प्राइवेट, मतलब 1-आध प्राइवेट है, 2 राज्य सरकारों के हैं, मतलब मैक्सिमम है वो भारत सरकार के जी। और उसके माइनिंग अफसर भी हैं, उसकी सुरक्षा का अधिकारी भी हैं। यदि कोयले में गड़बड़ी है तो उन अधिकारियों से कभी पूछताछ की? आपको लग रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां सिलेक्टिव काम कर रही हैं? लग रहा है, कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न, ढेबर परिवार से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? नहीं, ये क्या प्रश्न हुआ? मेरे सबसे अच्छे संबंध है, मैं पहले कहा जी। उसमें एजाज ढेबर भी हैं जो मेयर हैं रायपुर के। एजाज ढेबर मेयर है, सारे पार्षदों के बीच से वो चुना गया है, मेयर बने, पार्षदों के बीच से बना गया, तो एक पार्षद के रूप में वो। पहले तो सीधे चुनाव होता था, आपकी सरकार ने नियम बदला। हमने बदल दिया। क्या वजह रही? और उसका कारण भाई ऐसा है कि कई राज्यों में ये है कि डायरेक्ट चुनाव कराना, कई राज्यों में रहता है कि पार्षदों के। अब मुख्यमंत्री के चुनाव डायरेक्ट क्यों नहीं होता है पूछोगे जी। या प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट क्यों नहीं होता? प्रेसिडेंसी नहीं, आजादी से अब तक नहीं है, लेकिन ये इसमें तो है, अलग अलग राज्यों में पार्षद लोग चुनते हैं, कई जगह डायरेक्ट है, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट है, कई जगह इनडायरेक्ट है, तो हमने कहा इनडायरेक्ट करो। उनके भाई अनवर ढेबर जेल में हैं, शराब घोटाले का इल्जाम, 3 प्रकृति के इल्जाम, नकली होलोग्राम लगाया गया, बाहर के वेंडर से ज्यादा दाम पर शराब ली गई और तयशुदा मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेची गई। बहुत बढ़िया। ईडी की डिटेल चार्जशीट है। अब ईडी तो ऐसा है कि वो किसी पे, अब आपने पहला लाइन क्या कहा कि नकली होलोग्राम, ठीक है, नकली होलोग्राम कहाँ चेंज होगा? होलोग्राम लगेगा, नकली हो असली हो, लगे कहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डिस्टिलरी में। डिस्टिलरी में, बिल्कुल सही आपने कहा। तो डिस्टिलरी में यदि चेंज हो रहा है तो पहले आरोपी कौन हुआ? डिस्टिलरी वाले। डिस्टिलरी वाले वो उनकी गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मेरा सवाल ये है, मेरा आरोप है जी
कि जो ईडी के माध्यम से उनके साथ केंद्र के सत्ताधारी लोग लेन देन करके उनको छोड़ दिए। उनके घरों में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिले, उसको जब्ती नहीं बनाई, उसके बैंक खाते हैं। सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही ईडी। तो और मैं क्या कर रहा हूं? तो जो 3-4 डिस्टिलर हैं जहां होलोग्राम चेंज हुआ, नकली हुआ, तो उनको ना बैंक अकाउंट सीज हुआ, ना उनकी संपत्ति सीज किए, ना उसके यहाँ जो घर में जो ज्वेलरी मिली उसको सीज किए, है ना, और ना उसको गिरफ्तार किए। आपने प्रधानमंत्री को शिकायत की इसको लेकर? वो तो सार्वजनिक से बोल ही रहे हैं भाई, बोल ही रहे हैं यही कि उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। जहां अपराध घटित हो रहा है उसको आपने छोड़ दिया, बचत को आप पकड़ रहे हैं, और दूसरा आरोप लगाते हैं कि राज्य के राजस्व में हानि हुई। ये ईडी का आरोप है। तो मैं बताना चाहूंगा कि रमन सिंह के समय में 3,900 करोड़ रुपए का राजस्व आता था जी, और हमारे यहाँ लगभग 6,000 करोड़ है। तो 2,000 करोड़ बढ़ा है तो नुकसान कैसे हुआ? एजेंसी कहती है कि नुकसान नहीं होता तो 8,000 करोड़ हो जाता। तो इसका मतलब वो जो 4,000 करोड़ है फिर कम हो रहा था। फिर रमन सिंह के समय के जो लोग हैं उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे भाई? पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? हमने दुकानें बढ़ाई नहीं। जो रमन सिंह के समय था उसे दुकान हमने कम किया, बढ़ाया नहीं। जब बढ़ाया नहीं है तो फिर उसके बाद राजस्व में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब जो चोरियां उसको हमने रोके तभी तो वृद्धि हुई। क्या लगता है भूपेश बघेल जी को कि धान का अच्छा मूल्य देकर या छत्तीसगढ़ या ओलंपिक जैसी तमाम कवायदे करके या आउटसाइडर बनाम इनसाइडर इस तरह की राजनीति करके एक भूपेश बघेल ने छवि बनाई, तो एक तरफ ये है। नहीं अब फिर गलत, आप सुधार रहे हैं। मैंने कभी आउटसाइडर इनसाइडर की राजनीति नहीं की। मैंने तो छत्तीसगढ़िया जो स्वाभिमान है, जो छत्तीसगढ़ियत है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको बढ़ावा नहीं दिया। यदि ऐसा होता तो अभी छठ पर्व आने वाला है जी। बिहार के बाद यदि छठ पर्व छुट्टी कहीं मिली है तो केवल छत्तीसगढ़ में। तो उस प्रकार से भेद हमने नहीं किया, नहीं, सबको साथ में जो। लेकिन राज्य की संस्कृति को बढ़ावा दिया तो उसमें किसी को कोई गमछे से लेके त्योहार से लेके सब तरह की, और सब लोग मना रहे हैं बढ़िया से। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ कोयला घोटाला और शराब घोटाला के इल्जाम है, या फिर ये कि जिस नान घोटाले को लेकर विपक्ष में रहते हुए आप प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसी नान घोटाला के चाहे टुटेजा हो चाहे शुक्ला हो, वो दोनों IAS अधिकारी वो आपकी सरकार में भी आपके प्रिय बने रहे। रमन सिंह के समय उनके प्रिय थे। रमन सिंह से पूछा, उन्होंने कहा संज्ञान में आया तो हमने मुकदमे की संस्तुति की। भूपेश बघेल से पूछिएगा कि धीमी कार्रवाई क्यों हुई नान घोटाले में। अच्छा ये बात बताइए, उसकी जांच तो ईडी कर रही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सीएम मैडम, सीएम सर की जांच कब करेंगे? और दूसरी बात, आप केवल अनिल टुटेजा शुक्ला की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कहा कि भूपेश बघेल यदि बस्तर आएगा तो दूसरा जीराम होगा, यहाँ रिकॉर्ड बोला, वो भी अभी अधिकारी पदस्थ हैं। तो मैं अपने पसंद से किसी की नौकरी नहीं ले सकता, किसी हटा नहीं सकता। वो अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, ना केंद्र सरकार को है। वो अपनी व्यवस्था है। यदि कल्लूरी आज भी IG के रूप में काम कर रहे हैं, जो मुझे सीधा धमकी दिए थे कि भूपेश बघेल यदि बस्तर आए तो दूसरा जीराम हो जाएगा। आपसे जुड़े लोगों को लगातार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत टारगेट किया जा रहा है। आपके करीबी विधायक देवेंद्र यादव हो या दूसरे लोग हों, जब मैं आपसे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी भिलाई में और रायगढ़ में ईडी की रेड चल रही है। तो ईडी IT तो जैसे प्रधानमंत्री गृह मंत्री आने वाले आते हैं होते हैं ना, उसके पहले आते हैं। जैसे बादशाह आते हैं तो उसके पहले वो जैसे जो मुहर्रिर है वो आवाज़ देता है। जैसे अब विधानसभा लोकसभा कहते हैं माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, है ना, तो वो बादशाह जब आते हैं तो उससे पहले कुछ बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से ये ईडी IT वाले, जैसे खबरदार होशियार, हाँ उसी टाइप का जी। इसी प्रतिशोध के तहत आपकी डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया पर कार्रवाई हुई। सब लोगों के खिलाफ उसे कार्रवाई की। क्या पकड़े आप? क्या संपत्ति जब्त की है? किसी भी अधिकारी से आपने कौन सी संपत्ति जब्त की? ये तो सवाल है। आप 2100 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हैं शराब घोटाले में, है ना,
और सारे लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद, सारी संपत्ति जब्त करने के बाद 200 करोड़ नहीं होता, वो पैतृक संपत्ति मिला के, जो पहले ही बिजनेसमैन है। और जिन अधिकारियों के यहाँ कहें तो उसके कितने पैसे जब्त किए आप, ये बता दे सरकार, बता दे। 500 करोड़ का घोटाला। फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है इन वो तो भाई ऐसा कानून ऐसा बना दिया आपने। ये तो 302 भी आरोपी है ना, और चालान प्रस्तुत हो गया तो कम से कम बेल के अधिकारी हो जाते हैं। ये जो कानून बना है उसमें तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं मिल पा रहा। चिदम्बरम साहब खुद कितने दिन रहे जेल में, सिसोदिया जी क्या स्थिति है, जैन सत्येंद्र जैन की क्या स्थिति है, अनिल देशमुख जी अभी शायद 1.5 साल बाद छूटे हैं शायद। तो ये स्थिति है, किसी की बेल कहाँ, इसमें है ही नहीं बेल का, जब चाहे मर्जी हो। मतलब उसमें ये है कि आप जांच कब तक करेंगे उसको कोई सीमा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में उसी की आईटी ने जांच की, उसी को ईडी ने जांच की, अब ईडी वाले कोर्ट में गए हैं, इसको सीबीआई जांच कराएं। अभी 2 टॉप एजेंसी जांच कर चुकी है, उसके बाद बोलते हैं बचा है सीबीआई से करो। मतलब प्रतिशोध की मतलब पराकाष्ठा है कि आप तीसरी जांच भी कराओ, मतलब फिर से परेशान करो। मैं बोलता हूँ इंटरपोल बुला लो भाई। जैसे आप लोग जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री से बातचीत होती है कि सर बार बार आ रही है एजेंसीज, दिक्कत हो रही है काम करने में, कुछ इस तरह के? मैंने प्रधानमंत्री बोला भी जी कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम उसमें आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप प्रतिशोध के हिसाब से काम ना करें, बदनाम करने के हिसाब से मत काम करें। सारे अधिकारी बेईमान नहीं होते, मैं ऐसे नहीं कहता सब ईमानदार हैं जी, लेकिन सारे अधिकारी बेईमान नहीं होते। बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप हर कलेक्ट्रेट में घुस घुस के आप करेंगे तो उन अधिकारियों की क्या इकबाल क्या रहेगा, जनता के बीच में क्या रहेगा, अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के साथ क्या रहेगा। आप रेट डाल के देख लीजिए, आपके घर में 2 पुलिस वाले भेज दूं, दीदी जी हैं, बस वो पूछ के आ जाए, फिर दूसरे दिन जाए कांस्टेबल जाए और आपके दरवाजा खटखटाए और बोले हैं दीदी जी। तीसरे दिन मोहल्ले में चर्चा हो जाएगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी इसके यहाँ रोज पुलिस आ रही है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी आप धूमिल कर रहे हैं। यही चाह रहा है केंद्र आपके खिलाफ, और नहीं तो क्या कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, 3 साल से लगातार वही कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। अभी जैसे महादेव का मामला चला जी, हम 450 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं भाई, और भी जहां हो रहा है कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसके बाद अब सेलेक्टिव आप शुरू कर दिए। जब आपने ये गिरफ्तारी और जांच की तो उसमें आपके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का भी जिक्र आया कहीं? उसके घर में छापा पड़ा, जिस दिन मेरा जन्मदिन था मैंने ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री जी को, आपने अच्छा तोहफा दिया मेरे जन्मदिन। मेरे 2 HD उसके यहाँ पाया कुछ नहीं। और मतलब ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि उस महिला के जो सुहाग के जो निशानी होती है उसको तक ले गए विनोद वर्मा के यहाँ रेड में? जी हाँ, मतलब ये अति नहीं हो गई है। राजेश मूणत सीडी कांड में भी आप लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों लोग किए थे सारे षड्यंत्र का क्या, उस केस का क्या स्टेटस है? चल आप रहा, लोग बेल पे बाहर हैं अभी? अरे भाई उसमें ट्रायल चल रहा था जी, सीबीआई आई और बोलते हैं कि यहाँ ट्रायल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब माननीय न्यायालय में जो फैसला होगा कि इस राज्य में उसके ट्रायल होगा कि दूसरे राज्य में ट्रायल होगा, वो फैसला होगा तो करेंगे। जबकि ट्रायल शुरू हो चुका था यहाँ रायपुर कोर्ट में, लेकिन उसको ले गए क्योंकि उसको लंबा खींचना है। क्योंकि ट्रायल होता तो उसको पता चलता कि इसमें कुछ नहीं, तो उसको ले गए सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में। अब इस कारण से आप सवाल पूछ रहे हैं कि मामला लटका हुआ है। हाँ, क्लोज नहीं हुआ ना। क्लोज हो जाता तो आप सवाल नहीं पूछते, तो उसको लटकाए रखना है। तो ईडी आईटी की भी मतलब, अरे भाई किसी चीज की जांच करने की कोई सीमा होगी कि किस समय तक आप जांच करेंगे? कोई सीमा नहीं है, जांच करते जाओ। और यहाँ की स्थिति है
कि बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के ईडी जांच कर रही है सारे केसों में। कहीं भी घुस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी के घर घुस रहे हैं, किसी की इज्जत उछालने की आजादी मिली हुई है इन लोगों को। अभी तो राजस्थान में पकड़ा गया ईडी वाले, यहां भी भयावह कर रहे हैं और पूरे देश में भयावह कर रहे हैं। एक मुझे जानकारी मिली कि ईडी अधिकारी क्या चोरी हो गई यहाँ रायपुर में, राशि बड़ी थी, एफआईआर तक नहीं कराए। चोर भी बहुत होशियार, इसी क्या छापा मारना है, इसी चोरी करना है, ये तो एफआईआर भी नहीं कराएगा। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे, चोरी हुई थी आएगा जी थाने में एफआईआर कराएगा, लेकिन राशि इतनी बड़ी थी कोई एफआईआर नहीं कराया, क्योंकि जांच में खुलासा होता तो बताते कैसे इतना पैसा है। राजनीतिक विवशता लगती है कि कई बार कि खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जांचें इतना सब? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जितने कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, जितने योजनाएं हमने बनाई हैं जी, है ना, तो उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है और सफल क्रियान्वयन भी हुआ है, लेकिन वो हम गिनती नहीं बता पाते। जब बताते हैं तो इतने कार्यक्रम किए, इससे वो फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए, इतने कार्यक्रम किए, फिर 22 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? भाई वो तो सर्वे के हिसाब से हो गए ना, उससे बेहतर और लोग हैं। और वो विधायक अलोकप्रिय हो गए थे अपने क्षेत्र में। वो सर्वे में बहुत सारी चीजें रहती, केवल एक चीज नहीं होती। कई लोग कह रहे हैं कि आपके दोस्त टीएस सिंहदेव और आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सीट फंसी हुई है। कौन बोलता है? मैं तो अभी जगदलपुर चित्रकूट करके आया, कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। अंबिकापुर और चित्रकूट दोनों सेफ हैं। नामांकन रैली में वहां गया था। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के लोग विधानसभा में ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निपटा दें, जब विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कैसे होंगे? नहीं थे, तब भी मैं मुख्यमंत्री था जी। तो मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता। चलिए, उपलब्ध समय सीमा में आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जो एक तरफ अपनी योजनाओं को लेकर खास तौर पर छत्तीसगढ़ियत की संस्कृति का प्रचार प्रसार और धान के किसानों के हितों की चिंता, या एक जो किसान कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड हुई है भूपेश बघेल सरकार में 5 साल में, उसको लेकर आश्वस्त हैं। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर उनको लगता है कि 22 विधायकों का टिकट कटने के बाद चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो तमाम मामलों को लेकर, जिनकी सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, हमलावर है। छत्तीसगढ़ की जनता अपना जनादेश देगी, जो 3 दिसंबर को पता चलेगा। जमघट में सत्ताधीशों से, सत्ता के दावेदारों से सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद।